देखो बच्चों, हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं कक्षा 12 की व कक्षा 10 की। तो सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम जितना भी हो गया है, आपको उसकी एक कॉपी डालनी है, होमवर्क करना है। होमवर्क संडे को चेक किया जाएगा, होमवर्क भी ऑनलाइन चेक होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो उस बात की सूचना आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि आप इसको रुचि से पढ़ें, अपना होमवर्क करें और संडे को होमवर्क की कॉपी चेक होगी। तो सभी विषयों में जितना भी कोर्स करा दिया गया है उसको आप होमवर्क में पूरा करें। हिंदी में कक्षा 12 में हमारा जितना टॉपिक हो गए हैं, कक्षा 10 में जितने टॉपिक हो गए हैं, उसके आपको एक होमवर्क की कॉपी डालकर उसमें गृह कार्य करना है। संडे को होमवर्क की कॉपी चेक होगी, वो ऑनलाइन चेक होगी। और बताया ना, जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है उस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया और विशेषण। तो अब मैं आपको विशेषण में एक बात और बता देता हूं। क्रिया और विशेषण का टॉपिक वैसे तो हमारा पूरा हो गया था, लेकिन विशेषण में आपको एक बात और बता देता हूं। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था तुलना के रूप में या तुलना के आधार पर गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है। विशेषण की अवस्था कितनी होती है? विशेषण की अवस्था 3। और वो भी 3 अवस्था किसकी होती है? गुणवाचक विशेषण की। तुलना के आधार पर गुणवाचक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था है, 3 अवस्था होती है। तुलना के आधार पर गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है। जैसे ये विशेषण की अवस्था कितनी होती है? 3। लेकिन ये 3 अवस्था सिर्फ गुणवाचक विशेषण की होती है। विशेषण तो वैसे है, संख्यावाचक भी है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक या भिन्नतावाचक, लेकिन ये विशेषण की अवस्था सिर्फ गुणवाचक विशेषण की होती है। एक अवस्था है मूलावस्था। मूलावस्था, मूल प्लस अवस्था। मूलावस्था किसे बना है? मूल प्लस अवस्था। नाम से पता चल रहा है ना कि ऐसी अवस्था जिसमें विशेषण अपने मूल रूप में ही रहता है, अपनी मूल अवस्था में रहता है, अपनी सामान्य अवस्था में रहता है, वो विशेषण की कौन सी अवस्था कहलाती है? मूलावस्था। जिस अवस्था में या जब मूल विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, अपने मूल रूप में रहता है, तो वहां विशेषण की मूलावस्था होती है। इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में या सामान्य रूप में रहता है, सामान्य रूप में। जैसे ये कह दिया कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां लड़के की विशेषता बताइए और विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहां अच्छा, ये गुणवाचक विशेषण, ये विशेषण की मूल अवस्था है, यानी विशेषण है जैसा बना था वैसी अवस्था में प्रस्तुत हुआ है। मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पर है न किसी दूसरे के साथ तुलना की जाती है, विशेषण अपनी मूल अवस्था में प्रकट हुआ है। जैसे ये है ना श्रेष्ठ, जैसे कह दिया अच्छा, सुंदर, पटु या चतुर, उच्च, ये विशेषण मूल अवस्था में है। श्रेष्ठ है, सुंदर है, पटु है, उच्च है, निम्न है, तीव्र है, ये विशेषण की क्या है? मूलावस्था। विशेषण की दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था जिस प्रकार मूलावस्था मूल प्लस अवस्था से बना है, इसी प्रकार ये उत्तर प्लस
अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तर प्लस अवस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? जिस अवस्था में विशेषण एक व्यक्ति या वस्तु के दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना करके एक को कम या अधिक दिखाया जाता है, वहां पर उत्तरावस्था होती है। विशेषण की उत्तरावस्था में क्या होता है कि जब एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है और एक को दूसरे से अधिक या कम दिखाया जाता है, वहां पर क्या होती है? उत्तरावस्था। यानी एक की दूसरे के साथ तुलना होती है, इसमें एक की दूसरे के साथ तुलना होती है और तुलना में एक को दूसरे से या तो अधिक श्रेष्ठ दिखाया जाता है या कम दिखाया जाता है, वहां पर होती है उत्तरावस्था। जैसे एक दिन मोहन अच्छा लड़का है, अगर इसी वाक्य को इस प्रकार लिख दे हम कि मोहन सोहन से अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो मोहन की सोहन के साथ तुलना हो गई और तुलना में एक को दूसरे से श्रेष्ठ दिखा दिया, मोहन सोहन से अच्छा लड़का है। वैसे तत्सम शब्द है, तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगता है, तर प्रत्यय। उत्तरावस्था में तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे ये कह दिया ना श्रेष्ठ, तो यहां पर बन जाता है श्रेष्ठ तर। इसके लिए सुंदर, सुंदरतर, पटु, पटुतर, उच्च, उच्चतर। तो जैसे कह दिया ना कि कालिदास तुलसीदास से श्रेष्ठ तर है, तो श्रेष्ठ के आगे तर प्रत्यय लग जाता है, तो ये उत्तरावस्था। विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। उत्तम प्लस अवस्था, उत्तम प्लस अवस्था, ये विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह के साथ तुलना की जाती है और उसमें एक को श्रेष्ठ या कम दिखाया जाता है, वहां पर उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जब एक की पूरे समूह के साथ तुलना की जाती है और उसमें एक को पूरे समूह से या श्रेष्ठ या कम दिखाया जाता है, वहां पर उत्तमावस्था होती है। जैसे कमला सब छात्राओं में श्रेष्ठ है, कमला सब छात्राओं में श्रेष्ठ है, या कमला की सभी छात्राओं से तुलना की गई और तुलना में उसको क्या दिखाया गया? श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम। पता है ना कि जब तत्सम शब्द होता है तो तत्सम शब्द में, तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय जुड़ता है, तम प्रत्यय लगता है। इस प्रकार उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगता है, इसी प्रकार उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे श्रेष्ठतम या लघुतम या उच्चतम, पटुतम, सुंदरतम। तो ये विशेषण की तीन अवस्था जो सिर्फ गुणवाचक विशेषण की होती है। तो विशेषण की तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये विशेषण की तीन। इस प्रकार इंग्लिश में आप वो डिग्री पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये हिंदी में वो डिग्री है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है काल, कारक और वाक्य। कारक, काल एवं वाक्य। कक्षा 10 में हिंदी में ये 3 नंबर का आता है, काल,
कारक और वाक्य। पहला पॉइंट था क्रिया और विशेषण, जो 2 अंक का आता है, वो हमारा पूरा हो गया। दूसरा टॉपिक है कारक, काल एवं वाक्य, जो 3 अंक का आता है। तो देखो, सबसे पहले देखो कारक किसे कहते हैं। कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ होगा करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? करने वाला, या क्रिया का संपादक, क्रिया का निष्पादक, क्रिया को निष्पादित करने वाला, क्रिया को संपादित करने वाला क्या कहलाता है? कारक। यानी वाक्य में क्रिया को सिद्ध करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इस प्रकार ये परिभाषा लिख सकते हैं आप कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जब अन्य पदों या क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है तो वह कारक कहलाता है। तो वह कारक कहलाता है। क्या है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जब अन्य पदों या क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है, संबंध दिखाया जाता है, तो वह कारक कहलाता है। यानी कारक है वो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ या क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला या क्रिया का निष्पादक, क्रिया को संपादित करने वाला। वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य पदों या क्रिया के साथ जाना जाता है, तो वहां पर क्या होता है? कारक। उसे कारक कहते हैं। जैसे एक होता है विभक्ति। क्या होती है विभक्ति? विभक्ति एक ऐसा चिन्ह है कारक को दर्शाने के लिए, जो एक ऐसा चिन्ह है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्ति से कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया चिन्ह विभक्ति कहलाता है। एक ऐसा चिन्ह, संकेत प्रदर्शित किया जाता है कारक को प्रकट करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? विभक्ति। या विभक्ति का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। परसर्ग, विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। तो ये कारक की परिभाषा, ये विभक्ति। अब एक कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद है। हिंदी में कारक के कितने भेद है? 8 भेद। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो देखो कौन कौन से 8 प्रकार है। देखो, आपको एक सारणी के माध्यम से बता देता हूं कि कारक के 8 प्रकार और उसके चिन्ह कौन कौन से। एक कारक है, ये विभक्ति चिन्ह, और साथ में आपको यह बता देता हूं विभक्ति।
कारक की पहले देखो 8 भेद। पहला भेद है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, और छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। ये तो है कारक के 8 भेद। कारक के कितने भेद है? 8। नाम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसके विभक्ति चिन्ह यानी कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है, संकेत चिन्ह है, उनको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म का क्या है? को। करण का से। ये से है साधन के लिए, जब वह कर्ता साधन से कोई काम करता है तो उसके लिए आता है से, या के द्वारा, के द्वारा, के साथ, ये करण कारक का। संप्रदान का चिन्ह के लिए, के लिए। अपादान का से, ये से है अलग होने के योग में, अलग होने के योग में, क्योंकि से कर्ण कारक में भी आता है और से अपादान कारक में भी। लेकिन कर्ण कारक का जो से है वो तो साधन के लिए है, और अपादान कारक का से है वो अलगाव की स्थिति में, पृथक होने की स्थिति में आया। संबंध का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, या ना, ने, ने, ये संबंध का। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में, पर, पे, और संबोधन का विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, अहो, ये विभक्ति चिन्ह। 8 कारक होते हैं, 8 ही विभक्ति होती है। जैसे विभक्ति कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, या संबोधन में वैसी कोई विभक्ति नहीं है। तो 8 या अष्टमी बोल सकते हैं हम, तो 8 विभक्ति है, यह भी नाम लिख सकते हैं अष्टमी। या वैसे विभक्ति 7 ही होती है मुख्य, तो संबोधन में है ज्यादातर प्रथमा विभक्ति आती है। तो ये 8 प्रकार के कारक है, और ये इसके विभक्ति चिन्ह है, और ये है विभक्ति। विभक्ति तो ज्यादातर संस्कृत में काम आती है, तो हिंदी में कारक और उसके है विभक्ति चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे इनका विस्तारित रूप से वर्णन। तो देखो पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। वाक्य में ऐसा पता चले कि क्रिया करने वाला कौन है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे
सोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो पुस्तक पढ़ने का काम सोहन कर रहा है, तो यहां सोहन क्या हो गया? कर्ता। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे कि कर्ता में तो ने विभक्ति चिन्ह आता है, इसमें ने आया नहीं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह होता है ने। लेकिन ने विभक्ति चिन्ह है वो वर्तमान काल में और भविष्य काल में नहीं आता है। जैसे कहते हैं सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ने विभक्ति नहीं आएगी। सोहन पुस्तक पढ़ेगा तो भी ने विभक्ति नहीं आएगी। ने विभक्ति ज्यादातर आएगी अगर ये वाक्य इस प्रकार होता ना, भूतकाल में सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में ने का लोप है और इस वाक्य में ने आई है, तो ये कर्ता कारक सोहन ने। तो यहाँ पर है वो कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति है? दूसरी विभक्ति, ना प्रथमा विभक्ति, और उसका चिन्ह है ने। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, या पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, या सीता पत्थर लिखती है, घोड़ा दौड़ता है, यानी वाक्य में। अब दूसरा देखो, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। यानी क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द ही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द ही कर्म कहलाता है। या कर्ता जिस कार्यों को रुचि पूर्वक करता है वह उसका क्या है? कर्म है। और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। अब हमने कर्ता कारक पढ़ लिया। वाक्य में क्रिया को करने वाला तो क्या कहलाता है? कर्ता। मोहन तो यहाँ पर क्या है? कर्ता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। मोहन जिस काम को रुचि पूर्वक कर रहा है या क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ रहा है वह क्या है? कर्म। तो यहाँ क्या खेलता है? हमने क्रिया पढ़ी तो सकर्मक क्रिया में देखा ना, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट यहाँ क्या हो गया? कर्म। तो ये कर्म कारक। अब कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। लेकिन यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह का क्या है? लोप। अगर है इस वाक्य को इस प्रकार लिख दे, मोहन क्रिकेट को खेलता है, तो भी ऐसे ही है। मोहन क्रिकेट को खेलता है, सोहन पुस्तक को पढ़ता है। कई वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के दो रूप होते हैं, जिसमें एक कर्म मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। उसमें भी कर्म कारक। तो देखो जैसे ये हो गया कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, या अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अब अध्यापक ने, ये तो कर्ता कारक है। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये तो क्या है? कर्ता कारक, यानी क्रिया को करने वाला तो क्या कहलाता है? कर्ता। अब इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह किसके साथ लगा है? छात्रों को। तो ये मुख्य, ये कर्म है।
छात्रों को, और ये क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, ये क्रम है, यानी ये मुख्य क्रम है, ये गुण क्रम है। हमने द्विकर्मक क्रिया में पढ़ा ना, दो क्रम होते हैं, एक मुख्य क्रम होता है जो निर्जीव या अप्राणीवाचक होता है, और एक गुण क्रम होता है जिसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है, जो सजीव होता है या अप्राणीवाचक। तो ये द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया में जो गुण क्रम होता है उसके साथ ही विभक्ति चिन्ह लगा होता है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, या अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो यहाँ पर छात्रों को ये क्रम है, या हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी, ये क्रम है। तो ये क्रम कारक, यानी क्रिया का प्रलय जिस शब्द पर पड़ता है वो शब्द क्या कहलाता है, क्रम, और क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो ये क्रम कारक। देखो तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक, कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन। कर्ण का शाब्दिक अर्थ है साधन। देखो कर्ण कारक, कर्ण का शाब्दिक अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से अपना कार्य पूरा करता है उस साधन को ही कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से, जिससे साधन से अपना कार्य पूरा करता है वह साधन ही क्या कहलाता है, कर्ण कारक कहलाता है। और कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। कर्ता जिस साधन से अपना कार्य पूरा करता है वह साधन क्या कहलाता है, कर्ण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से अपना कार्य पूरा करता है वह कर्ण कहलाता है। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। देखो जैसे उदाहरण देखो, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। अब चित्र बनाने का काम कौन कर रही है, प्रिया। तो ये तो है कर्ता कारक, यानी किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। ये तो हो गया कर्ता कारक। और कर्ता जिस कार्य को रुचिपूर्वक करता है वो उसका है कर्म। अब क्या बनाती है, चित्र। ये चित्र इसका क्या है, कर्म। अब चित्र को बनाने में कर्ता ने या प्रिया ने जो साधन काम में लिया है वह साधन क्या कहलाता है, कर्ण। जैसे पेंसिल, तो यहाँ पेंसिल क्या है, कर्ण कारक है। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, तो यह पेंसिल से यानी विभक्ति आया ना, कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, तीसरी विभक्ति, उसका चिन्ह से या के द्वारा। देखो बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर है से विभक्ति चिन्ह भी न आए या के द्वारा भी न आए, के साथ, से के योग में भी तीसरी विभक्ति होती है, के साथ। के साथ के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी, तीसरी विभक्ति, कर्ण कारक। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, या पिता के साथ पुत्र भी जा रहा था, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तीसरी, और कर्ण कारक होगा। तो कर्ण कारक है कर्ता जिस साधन से अपना कार्य पूरा करता है उस साधन को क्या कहते हैं। यहाँ पेंसिल क्या हो गया, साधन हो गया। जैसे ये कह दिया किसान हल से खेत जोतता है, तो यहाँ किसान हल से, हल उसका क्या हो गया, साधन हो गया। तो कर्ण कारक में कर्ता अपना कार्य पूरा करने के लिए
जिस साधन को काम में लेता है वह साधन ही क्या कहलाता है? कर्ण कारक। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा या के साथ, तो ये है कर्ण कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखो, संप्रदान, सम प्लस प्रदान, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देना, प्रदान करना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना या प्रदान करना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देना या प्रदान करना। कर्ता जब किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है या किसी दूसरे को कुछ प्रदान करता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना या प्रदान करना। कर्ता जब किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है, कर्ता जब किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, क्रिया करता है या दूसरे को कुछ प्रदान करता है, कुछ प्रदान करता है या देता है, तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। नाम से पता है संप्रदान, प्रदान करना। कर्ता जब किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है या किसी दूसरे को कुछ प्रदान करता है, देता है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह है के लिए। विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। जैसे किया गया, सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, या सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अब सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, के लिए, किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। सैनिक तो यहाँ क्या है? कर्ता। और कर्ता जब किसी दूसरे के लिए क्रिया करता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक में हमने देखा को आता है, लेकिन कभी कभी संप्रदान कारक में भी को आता है। जब कर्ता किसी दूसरे को कुछ देता है तो वहां पर है को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कह दिया, राजा भिखारी को वस्त्र देता है या राजा भिखारी को भोजन देता है। तो यहाँ किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। यहाँ कर्ता कारक कौन है? राजा। भिखारी के लिए वस्त्र दे रहा है तो कर्ता दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है? कर्म, संप्रदान कारक। वैसे को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक में भी आता है, लेकिन यहाँ पर है जब द्विकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक क्रिया में कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है तो वहां पर है संप्रदान कारक होगा। तो ये विभक्ति चिन्ह के लिए वैसे को राजा भिखारी के लिए वस्त्र देता है या राजा भिखारी को वस्त्र देता है। ये संप्रदान कारक, कर्ता जब दूसरे के लिए क्रिया करता है। तो ये चार कारक तो पूरे हो गए।